नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी इलाके बतौर पहचान बनाने वाले मुंबई के धारावी की। क्या धारावी के विकास के नाम पर बेशकीमती जमीन की लूट की साजिश रची जा रही है? क्या सरकार के करीबी माने जाने वाले पूंजीपति गौतम अडानी को इसका ठेका नियमों के परे जाकर दिया गया? क्या धारावी पुनर्विकास योजना के नाम पर लाखों लोग उजाड़ दिए जाएंगे? आखिर क्यों विपक्ष इसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं इस तस्वीर से। ये तस्वीर धारावी की है। धारावी यानी दुनिया का सबसे बड़ा स्लम या झुग्गी बस्ती। लेकिन ये सिर्फ एक स्लम नहीं बल्कि जीवंत आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। आजकल ये पुनर्विकास की सरकार की योजना और उसे लेकर विपक्ष के विरोध के लिए चर्चा में है। विपक्ष का आरोप है कि 23,000 करोड़ रुपए का पुनर्विकास प्रोजेक्ट दरअसल गौतम अडानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने और यहां से लोगों को उजाड़ने का प्रोजेक्ट है। अडानी को ठेका देने में सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हुआ है, नियमों की अनदेखी की गई है और लाखों लोगों की जिंदगी इस पुनर्विकास से तबाह हो जाएगी। आखिर धारावी इतनी अहम जगह क्यों है मुंबई के लिए? चलिए थोड़ा इतिहास खंगालते हैं। ये धारावी की पुरानी तस्वीर है, यानी 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 1800 के आसपास। इस धारावी की कहानी भी उसी समय शुरू होती है। ये दरअसल उस समय एक दलदली इलाका था जहां मछुआरे और कारीगर बसने लगे थे। और फिर जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई यानी 1900 के आसपास मुंबई का विस्तार होने लगा तो यहाँ कुम्हार, चमड़ा कारीगर और तमाम छोटे व्यापारी आकर बसने लगे। आज धारावी में करीब 8 से 10 लाख लोग रहते हैं और 240 से 259 हेक्टेयर का ये पूरा इलाका लगभग 600 एकड़ का है। यहाँ की अर्थव्यवस्था भी कमाल की है। धारावी में चमड़े, कपड़े, मिट्टी के बर्तन और रिसाइकलिंग जैसे उद्योग हर साल करीब $1 अरब यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं। 6,000 से ज्यादा छोटी मझोली इकाइयां हैं और 13,000 छोटे बिजनेस यहां से चलते हैं। धारावी को मिनी इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहां गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों के लोग एक साथ रहते हैं। वैसे धारावी की ओर दुनिया का ध्यान 2 फिल्मों ने खींचा था। करीब 17 साल पहले एक फिल्म आई थी और दूसरी 33 साल पहले रिलीज हुई। क्या आप उन फिल्मों का नाम जानते हैं? ये पोस्टर देखिए, शायद आपको याद आ जाए। धारावी ये फिल्म जिसमें शबाना आजमी थी, ओमपुरी, बहुत मशहूर फिल्म थी। और ये स्लम डॉग मिलेनियर जो 2008 में रिलीज हुई, इस फिल्म को डैनी बॉयल ने निर्देशित किया था। फिल्म ने धारावी की जिंदगी को दिखाया था और 8 ऑस्कर अवार्ड्स जीते थे, जिसमें धारावी की ग्लोबल पहचान बनाई। इस फिल्म में मशहूर जय हो वाला गीत भी था, जिसके संगीत के लिए AR रहमान को भी ऑस्कर मिला था। और इसके पहले ये जो शबाना आजमी की फिल्म थी 1992 में रिलीज हुई, इसका तो नाम ही धारावी था। इसे सुधीर मिश्रा ने लिखा और निर्देशित किया। ये फिल्म झुग्गी बस्ती धारावी की पृष्ठभूमि पर आधारित थी और शबाना के अलावा जैसा मैंने बताया ओमपुरी भी इसमें मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। साथ ही इसे कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भी सम्मानित किया गया था। दरअसल इन फिल्मों के जरिए धारावी का जो जीवन है वो कितना कठिन है और वहाँ क्या क्या होता है, इसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। क्योंकि भारत का एक ऐसा समाज, एक ऐसा इलाका जिसमें एक साथ कई सदियां हैं, एक साथ न जाने कितनी परंपराएं हैं, ये आश्चर्य लोक जैसा है। और यहाँ पर कई बार खास तौर पर लोगों को उजाड़ने की कोशिश की गई अतीत में भी और इसको लेकर आंदोलन चलते रहे। 1985 के आसपास भी आंदोलन हुए जिसमें खुद शबाना आजमी भी सक्रिय रूप से शामिल थी, भागीदारी की थी उन्होंने। दरअसल धारावी पर विकास की तलवार हमेशा लटकती रही है। मुंबई को सपनों का शहर बनाने के लिए जो लोग खून पसीना बहाते हैं, उनके लिए घर हमेशा एक समस्या है।
लोग ये तो चाहते हैं कि उनके घर का काम करने वाली बाई समय पर आए, सोसाइटी के गेट पर वॉचमैन बावर्दी दुरुस्त हो, कूड़ा वाला समय पर कूड़ा ले जाए, छोटे मोटे काम करने वालों की कमी ना हो। लेकिन ऐसे लोग रहेंगे कहाँ? ये चिंता खास तौर पर मध्य वर्ग या उच्च वर्ग में देखने को नहीं मिलती। और फिर ऐसे लोग जो ये सब संभालते हैं, उनकी तादाद कहीं ना कहीं तो रहती ही है। तो धारावी एक ऐसी ही बस्ती है जिस पे लोग बसते गए और बसते ही चले गए, और समय के साथ धारावी की जमीन बेशकीमती हो गई। अब उस पर सबकी नजर है। सरकार भी इसके लिए पुनर्विकास की बात करती है, बार बार योजना बनाती है। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय, देवेंद्र फडणवीस, उनके कार्यालय ने अभी 28 मई को घोषणा की कि राज्य सरकार ने धारावी के मास्टर प्लान को स्वीकार कर लिया है। तो यह धारावी पुनर्विकास योजना क्या है और क्या करेगी, जरा इस पर भी नजर डाल लीजिए। जो कुल अधिसूचित क्षेत्र है यानी इस पुनर्विकास योजना में, उसमें 251.24 हेक्टेयर पूरा इलाका है जिसे नोटिफाई किया गया है। और इसमें जो पुनर्विकास होगा जिस क्षेत्र का, वो 108.99 हेक्टेयर है। अब वहां पर क्या होगा? जो बाकी बचेगा वहां बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक सेवा की तमाम उपक्रम होंगे। आवासीय इकाइयां बनेंगी जिनकी तादाद फिलहाल 58,532 बताई गई है। इसके अलावा वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयां यानी कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी लगेंगी। 13,468 इनकी ये कुल तादाद है। 2022 में अडानी समूह ने 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाकर यह प्रोजेक्ट हासिल किया था, यानी यह ठेका उसे मिला था। यह प्रोजेक्ट नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड NMDPL के तहत चल रहा है, जिसमें अडानी की 80% और महाराष्ट्र सरकार की 20% हिस्सेदारी है। योजना के तहत 1 जनवरी 2000 से पहले यानी 1 जनवरी 2000 ये 21वीं सदी का पहला दिन है। इससे पहले जो लोग धारावी में रहते थे उन्हें 350 वर्ग फुट के मुफ्त फ्लैट मिलेंगे। 350 वर्ग फुट काफ़ी कम है, लेकिन शायद मुंबई के बारे में जो लोग जानते हैं वो समझ सकते हैं कि वहाँ एक कमरा, एक छोटा सा किचन और बाथरूम या टॉयलेट अगर इतना हो तो भी लोग बड़ा परिवार रखते हैं। बहरहाल 2000 के बाद यानी जो इस तारीख के बाद जो लोग यहाँ पर आए उन्हें ये सुविधा नहीं मिलेगी। साथ ही जो लोग ऊपर की मंजिलों पर रहते हैं, तकरीबन 1.5 से 2 लाख ऐसे किराएदार हैं, उन्हें भी पुनर्वास से बाहर रखा जाएगा, यानी उन्हें भी कोई लाभ नहीं मिलेगा इस पुनर्विकास योजना का। मतलब यह है कि लाखों लोग उजड़ जाएंगे और जाहिर है ऐसे में आंदोलन तेज है और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इसे मुद्दा बना रहे हैं। धारावी में करीब 10 लाख लोग रहते हैं, लेकिन मास्टर प्लान के अनुसार पुनर्विकास के बाद यह आबादी घटकर 4.9 लाख रह जाएगी, यानी आधी आबादी से ज्यादा को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। खासकर जो लोग ऊपर की मंजिलों पर रहते हैं, 1.5 से 2 लाख किराएदार, उन्हें कोई फ्लैट नहीं मिलना है, उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। और कहाँ बसाया जाएगा? देवनार डंपिंग ग्राउंड। ये डंपिंग ग्राउंड है और स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। उधर अडानी को बेजा लाभ देने का मुद्दा भी सरगर्म है। खुद इस प्रोजेक्ट में अडानी की एंट्री भी विवादों में है और जाहिर है जो मुख्यमंत्री जी हैं या जो मौजूदा सरकार है उसका काफ़ी एक तरह से वरदहस्त अडानी और उनके प्रोजेक्ट पे है। 2018 में दुबई की सेकलिंग टेक्नोलॉजीज ने 7,200 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, लेकिन 2020 में कोविड का हवाला देकर टेंडर रद्द कर दिया गया। 2022 में नई शर्तों के साथ फिर टेंडर निकाला गया, जिसमें अडानी ने 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाकर यह प्रोजेक्ट हासिल किया, यानी सरकार को सीधे सीधे 2,131 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, राजस्व कम हुआ। सेकलिंग ने इसे बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन दोनों ही जगह अडानी के पक्ष में ही फैसला हुआ। विपक्ष का आरोप है कि टेंडर की शर्तें अडानी के लिए टेलर मेड थी, यानी ऐसी शर्तें बनाई गई थी जिसमें अडानी को ही ये ठेका मिलता। इसके अलावा हाल में ये भी खबर आई है कि अडानी ने GST, सीढ़ियों और खुले स्थानों
में जो नियम होते हैं किसी आवासीय इलाके को बनाने के लिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बनाने के लिए, उसमें भी छूट मांगी है और उसे ये मिल गई। 255 एकड़ का जो साल्ट लैंड है, नमक से भरी हुई भूमि है, और देवनार डंपिंग ग्राउंड जैसी जगह उन्हें मुफ्त में दी गई है। अब विपक्ष के लिए तो ये मुद्दा है, तो आरोप लग रहे हैं। आरोप ये भी है कि अडानी को 540 एकड़ धारावी की जमीन और 600 एकड़ अतिरिक्त जमीन मुफ्त में दी जा रही है। और क्या कह रहे हैं आप उद्धव ठाकरे का बयान देखिए। उद्धव ठाकरे जो शिवसेना यूबीटी के सर्वे सर्वा है, उन्होंने क्या कहा, हम मुंबई को अडानी सिटी नहीं बनने देंगे। यानी ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। और वर्षा गायकवाड़ जो इस इलाके से सांसद भी हैं, कांग्रेस की नेता हैं, उनका कहना है कि लाखों लोगों को धारावी से जबरदस्ती बाहर निकाला जाएगा और बदले में अडानी के, जिसमें NMDPL के 80% हिस्सेदार हैं, जो उनको 14 करोड़ वर्ग फीट निर्माण योग्य क्षेत्र मिलेगा। धारावी के कुल क्षेत्रफल से लगभग 6 गुना ज्यादा। यानी अगर आप वर्षा गायकवाड़ की बात सुनते हैं, मानते हैं, तो इसका मतलब जमीन एक तरह से बहुत खास जगह वो अडानी को लुटाई है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की सरकार ने, जिसका नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। जाहिर ये मुद्दा लगातार गर्म हो रहा है। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष यानी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी धारावी पहुंचे थे। उनकी ये तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें वो बहुत एक छोटी जगह पर चमड़े से जो लोग जूता बनाते हैं उनको देखने गए थे, कैसे वो रहते हैं, कैसे वो अपना काम करते हैं, बेहद छोटी सी जगह में। ये आप तस्वीर देखिए। और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी देर बिताकर उनकी समस्याओं को समझा था। खबर यह भी है कि सभी बिल्डरों को पहले 40% TDR अडानी से खरीदने का नियम भी बनाया गया है, जिसे विपक्ष TDR घोटाला बता रहा है। TDR यानी ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, या जिसे TDR कहते हैं, एक प्रकार से रियल एस्टेट इंडस्ट्री का कच्चा माल कहा जा सकता है। यह डेवलपर को उसके क्षेत्र के नियमों के मुताबिक फ्लोर स्पेस इंडेक्स यानी FSI की अनुमति सीमा से अधिक और ऊपर निर्माण करने में सक्षम बनाता है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और जगह की कमी को ध्यान में रखते हुए TDR को शहरों के उपनगरीय क्षेत्रों में खासे महत्व वाली चीज माना जाता है। अब ये जो धारावी है, ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC से सिर्फ 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए मुंबई का व्यावसायिक मुख्यालय और हीरा और वित्तीय बाजारों का केंद्र है। यहाँ के निवासियों को संदेह है कि धारावी को BKC का हिस्सा बनाकर उन्हें मुंबई से कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि धारावी के विकास की योजना के पीछे क्या असल इरादा बेशकीमती शहरी जमीन की लूट है, यानी लैंड ग्रैब है, या पुनर्विकास के नाम पर जो लाखों लोग उजाड़े जाएंगे उनके लिए कुछ किया जाएगा। फिलहाल तो उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। ये मुंबई के सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करेगा। और सबसे बड़ी बात ये सवाल है कि क्या इस योजना का राजनीतिक लाभ या नुकसान भी होगा। मुंबई BMC के चुनाव को लेकर जिस तरह से बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार आनाकानी कर रही है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है। तो ये थी धारावी के अतीत और वर्तमान की कहानी। अगर आपको सच बताने का हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.